गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देख रहे थे। पिछले 2 भागों में मैंने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। आज हम देखेंगे गांधी जी के इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल्यांकन, या ये कहें कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की आलोचना और आज के युग में क्या प्रासंगिकता है, यह हम स्पष्ट करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर बताऊंगी कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आखिर है क्या। 2-4 लाइनों में संक्षेप में कहूँ तो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, इसमें वो संपत्तिशाली जो वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उनको बदलने का अवसर दे रहे हैं। पूंजी और श्रम में जो अंतहीन संघर्ष है, उसकी समाप्ति का प्रयास कर रहे हैं। ये कहें कि जो उस वक्त दो मुख्य विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, उन दोनों की बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से। क्योंकि पूंजीवाद पूंजी और पूंजीपति को महत्व देता है और साम्यवाद श्रमिक और श्रमिक के श्रम को महत्व देता है। दोनों ही एक तरफा सिद्धांत हैं जो समाज में विघटन और संघर्ष की ही बात करते हैं। यानी इन व्यवस्थाओं के रहते गांधी जी के आदर्शवादी सिद्धांतों को महत्व दिया ही नहीं जा सकता। या ये कहें कि गांधी जी के सपनों का राज्य, गांधी जी का राम राज्य के आदर्श की स्थापना तो दूर, गांधी जो उप आदर्श राज्य की बात करते हैं या जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें ही बदलाव करके जो परिवर्तित राज्य की बात करते हैं, उसकी भी स्थापना नहीं हो सकती जब तक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में घृणा की समाप्ति नहीं होगी, जब तक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में प्रेम और सहयोग की स्थापना नहीं होगी। और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए गांधी जी अर्थशास्त्र के एक नए ही सिद्धांत की रचना करते हैं और उस सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उस सिद्धांत का नाम क्या है, उस सिद्धांत को क्या नाम दिया उन्होंने? उस सिद्धांत का नाम है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जिसको मैंने, जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ, 2 भागों में स्पष्ट कर दिया है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी अमीरों यानी पूंजीपतियों की आत्मा को जगाकर आह्वान करते हैं कि सादगी से जीवन जिएं और अपने अतिरिक्त धन को समाज का समझें, यानी उसका संरक्षक समझें, उसका ट्रस्टी समझें, उसका मालिक नहीं समझें, और अतिरिक्त जो धन है उसको समाज कल्याण के लिए खर्च करें। इस तरह से उनके जो सपनों का राज्य है वो यथार्थ में परिणित हो सकता है और सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। ऐसी गांधी जी की कल्पना है और इसलिए समाज में विघटन जैसा मैंने कहा, समाज में प्रेम की स्थापना के लिए वो इस सिद्धांत की रचना करते हैं। क्योंकि अधिकांशतः हम कहेंगे जो संघर्ष के मूल कारण है वो क्या है? पूंजी। चाहे साम्यवादी व्यवस्था हो चाहे पूंजीवादी व्यवस्था, झगड़ा और संघर्ष किस कारण से होता है? पूंजी के कारण से। और इस पूंजी को समाप्त कर दे यह भी संभव नहीं है, और इस पूंजी को साथ रखकर पूंजीवादी व्यवस्था रखें यह भी गांधी जी नहीं चाहते थे। कहने की बात यह है कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की कमियों पर वो पर्दा डालने के लिए इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस सिद्धांत कि हम पहले देखेंगे आलोचना। आलोचकों ने इस सिद्धांत की जितनी आलोचना की, ये कहें कि गांधी जी के जितने भी जो प्रयोग थे, जितने भी सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ईश्वर, सत्य, या सामाजिक स्त्रियों पर विचार, या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके कहे गए, उनके द्वारा उद्बोधित जो उनके विचार, उनमें से सारे समस्त विचारों में जितनी आलोचना गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की हुई है, उतनी आलोचना किसी भी सिद्धांत की नहीं हुई है और इसको पूर्णतः अव्यावहारिक मान करके, आदर्शवादी मान करके नकार दिया गया। दोनों ही व्यवस्थाओं के विचारकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की, चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था हो। तो वो आलोचना क्या है? पहला पॉइंट आपके सामने है, पूंजीवाद की कमियों और अनाचारों पर पर्दा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पूंजीवाद के जो विरोधी हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना की और साम्यवाद के जो विरोधी हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना की, और जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही विचारधाराओं से अलग कोई तीसरी सोच भी रखते हैं, उन्होंने भी इस विचारधारा को अव्यवहारिक समझ करके अस्वीकार कर दिया। तो हम कहेंगे कि गांधी जी के इस सिद्धांत की
बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है। पहला जो पॉइंट है, पूंजीवाद की कमियों और अनाचारों पर पर्दा। ये क्या है? क्या कहते हैं आलोचक? वो कहते हैं कि गांधी जी ने एक तरह से पूंजीपतियों से समझौता कर लिया, पूंजीपतियों से मैत्री कर ली है, पूंजीपतियों के अनुचित और असंवैधानिक धन को वैधानिक बनाने का एक तरीका बता दिया है इस सिद्धांत के माध्यम से। यानी गांधी जी का जो ये सिद्धांत है, आलोचकों का कहना है कि पूंजीवाद को खत्म न करके पूंजीपतियों को सम्मानित करने का ही एक रास्ता है, और इस रास्ते को जो गांधी जी ने बताया है वो कदापि गांधी जी के सिद्धांतों विचारों के अनुकूल नहीं है। ऐसा पूंजीवाद के जो विरोधी है उनका मंतव्य है। वो ये कहना चाहते हैं कि पूंजीवाद जो है उसका समर्थन कर रहे हैं इस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, साम्यवादी अधिनायक तंत्र के समान। अब देखिए, साम्यवाद के विरोधियों ने भी आरोप गांधी जी पर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? कि जो साम्यवादी अधिनायक तंत्र है, साम्यवाद बात समानता की करता है, वर्ग संघर्ष के आधार पर क्रांति की बात करके श्रमिकों के श्रम को सम्मानित करने की बात करता है। लेकिन आलोचकों का क्या कहना है, साम्यवाद के आलोचकों का क्या कहना है कि यह भी एक तरह का अधिनायक तंत्र है, यह भी एक तरह की तानाशाही व्यवस्था है जो श्रमिकों के श्रम को तो सम्मानित नहीं करती है, एक दूसरे रास्ते से पूंजीवादी व्यवस्था को ही लाती है, या ये कहें अधिनायक तंत्र को लाती है, या ये कहें कि पूंजीवाद से भी अधिक खतरनाक है। तो साम्यवाद के विरोधियों ने कहा कि यह तो साम्यवादी अधिनायक तंत्र को ही आमंत्रित करने के समान है गांधी जी के ये जो विचार है। कैसे? क्योंकि गांधी जी अंततः क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि यदि पूंजीपति स्वीकार नहीं करे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को, तो कानून द्वारा यानी राज्य द्वारा उनके धन का क्या कर लिया जाएगा? अधिग्रहण कर लिया जाएगा, उनसे छीन लिया जाएगा, उनको संपत्ति विहीन कर दिया जाएगा, और शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी? राज्य के हाथ में, और राज्य शोषण का यंत्र है। साम्यवाद ऐसा ही कहता है। लेकिन साम्यवाद शोषण का यंत्र राज्य को मानते हुए क्या बात करता है? राज्य की समाप्ति चाहता है, और राज्य को समाप्त करने के बाद में जिस व्यवस्था की स्थापना होती है, जैसा चाइना में हुई, जैसा रशिया में हुई। चाइना में तो चलिए हमारी आज़ादी के बाद में हुई है, लेकिन रशिया में हो चुकी थी। उसमें क्या हुआ था? उसमें हकीकत में कोई समानता की स्थापना नहीं हुई, श्रमिकों को कोई मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, और एक हम ये कहें कि जो साम्यवादी व्यवस्था के नाम से जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई, जो समानतावादी व्यवस्था स्थापित हुई, वो एक तरह से अधिनायक तंत्र था, वो तानाशाही व्यवस्था थी, और वो ऐसी तानाशाही व्यवस्था थी जो पूंजीवाद से भी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसमें विरोधियों को पूर्णतः कुचलने के अवसर थे, कुचलने के, या ये कहें कि विरोधियों को समाप्त करने के। तो हम कहेंगे कि साम्यवाद के जो आलोचक हैं उन्होंने भी गांधी जी के इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की आलोचना की। तीसरी बात, यह एक अव्यवहारिक अवधारणा है। आलोचकों का कहना है कि यह संभव ही नहीं है। ये गांधी जी के जितने आदर्शवादी विचार हैं उन सबसे ज़्यादा आदर्शवादी हैं, और इस धरती पर इस युग में ये संभव ही नहीं है। कहने की बात है कि ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह सकती है, और हकीकत में ये किताबों में ही सीमित रह गई। हम गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं कोई बात आगे चली ही नहीं। गांधी जी की सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, उस आधार पर हम देखेंगे दुनिया में आंग सांग सू की, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, और भी न जाने कितने लोग दुनिया के, न जाने कितने क्रांतिकारी, या ये कहें कि समाज सुधार को ने प्रभावित होकर अपने देशों में आंदोलन चलाए और सफलता प्राप्त की, और गांधी जी का नाम पूरी दुनिया में है। बहुत ज़्यादा गांधी जी के विचारों को लोकप्रियता मिली, सराहना मिली, और न जाने कितने देशों ने परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ करके आज़ादी की सांस प्राप्त की गांधी जी के इन सिद्धांतों के आधार पर। लेकिन ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो गांधी जी का कहीं पर उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए आलोचकों लोगों का कहना है कि ये तो बिल्कुल ही अव्यवहारिक अवधारणा है, बिल्कुल काल्पनिक है।
पूंजीपतियों ने पूर्णतः इसको अस्वीकार कर दिया। तो ये है गांधी जी के सिद्धांत की आलोचना। देखिए गांधी जी का ये वक्तव्य देखिए, क्या कहते हैं गांधी जी। संपत्ति के वर्तमान स्वामियों को यह अवसर होगा कि वो दो विकल्पों में से एक का चयन करें, या तो स्वेच्छा से स्वयं को संपत्ति का प्रत्याशी बना ले या फिर वर्ग संघर्ष का सामना करें। क्या कह रहे हैं इसके माध्यम, ये जो सेंटेंस है वो हमें बता रहा है कि इसमें दोनों पूंजीपति हैं वो भी नाराज़ होंगे और जो साम्यवादी हैं वो भी नाराज़ होंगे। कैसे? पूंजीपति इसलिए नाराज़ होंगे क्योंकि पूंजीपतियों से उनकी संपत्ति, भले ही उनकी इच्छा से ही सही, लेकिन उनकी संपत्ति ली जा रही है। और दूसरा जो पॉइंट है, या फिर वर्ग संघर्ष का सामना करें। अगर वो संपत्ति नहीं देते हैं तो वर्ग संघर्ष यानी जबरन उनसे छीनी जाएगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक तरह से साम्यवाद को आमंत्रित करने का तरीका है। तो साम्यवादी लोग भी इस विचारधारा के विरोधी हैं। तो गांधी जी का ये जो सिद्धांत है, गांधी जी ने रखा हमारे सामने किस लिए? दोनों ही विचारधाराओं के गुणों को अपना करके दोषों को दूर करने के लिए रखा, लेकिन दोनों ही विचारधाराओं के विरोधियों ने गांधी जी के इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और आलोचना की। आज हम देखते हैं गांधी जी के सिद्धांत की। अभी हम देखते हैं गांधी जी का जो ये सिद्धांत है, क्या उसकी कोई प्रासंगिकता है? ये कोटेशन देखिए, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता सिवाय रोटी के रूप में। कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया के जितने संघर्ष हैं, झगड़े हैं, विनाश है, शोषण है, अन्याय है, जो भी बुरा हम दुनिया में देखते हैं, जो भी हम कहें कि अप्रिय है, जिनकी वजह से हमारे बीच में संघर्ष डेवलप होते हैं, उन सब के जवाब में ये कोटेशन है कि दुनिया में ऐसे लोगों को देखिए जो आज भी इतने भूखे हैं कि उनको भगवान किस रूप में दिखाई देता है? सिर्फ रोटी के रूप में। और इस दृष्टि से अगर सोच लिया जाए, पूंजीपति अगर इस दृष्टि से सोच लें, धनिक लोग अगर इस दृष्टि से सोच लें, अमीर लोग अगर इस दृष्टि से सोच लें, तो शायद दुनिया में संघर्ष पूर्णतः समाप्त हो जाए और व्यक्ति व्यक्ति में प्रेम की स्थापना, जो गांधी जी चाहते थे, सार्वभौमिक प्रेम की स्थापना, उसकी स्थापना हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है पूर्णतः निर्मूल है। ये कहें कि आज के युग में पूरी तरह से अप्रासंगिक है। आज भी इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस विचारधारा की प्रासंगिकता है, और जब तक दुनिया में ये जो कारण रहेंगे तब तक इस विचार की प्रासंगिकता रहेगी। क्या कहते हैं गांधी जी? मेरा जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कुछ क्षणिक तथा निश्चय ही किसी प्रकार का छल नहीं है। उनको विश्वास है इस सिद्धांत में। मुझे विश्वास है कि अन्य सिद्धांतों के बाद भी यह प्रचलित रहेगा। इसके पीछे दर्शन और धर्म की शक्ति है। जहाँ दर्शन और धर्म है, जो प्रेम, भाईचारा, भ्रातृत्व, करुणा, दया की बात करता है, चाहे कोई भी धर्म हो। गांधी जी ने से जब कभी किसी ने पूछा कि आप किस धर्म को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, उतना ही सिख भी, ईसाई भी हूँ, यहूदी भी हूँ। मुझे सभी धर्मों में विश्वास है। किसी भी धर्म को जब मैं पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं उसी धर्म का हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात कही है। जिन्होंने इस दृष्टि से समाज को देख लिया, मानवता को देख लिया, वहाँ पर इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता हमेशा ही रही। उनके, गांधी जी के लिए नहीं, जो भी इस दृष्टि से, और ये जो कोटेशन है उस दृष्टि से अगर हम समझें तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की भी प्रासंगिकता है। वो क्या कह रहे हैं? यदि धनी लोगों ने सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं किया, अगर नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धांत झूठा है, झूठा हो जाता है। इससे केवल धनवानों की दुर्बलता सिद्ध होती है, यानी उनकी कमी सिद्ध होती है। और ये जो कोटेशन वो इस बात को बता रहा है कि वो दुर्बलता कितनी है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी प्रासंगिकता नहीं है। देखिए, पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता रहेगी। यहाँ इस कोटेशन के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं? वो पूंजीवाद की जो बुराइयाँ हैं उसके बचाव में कह रहे हैं कि हम पूंजी को खत्म करके, पूंजीवाद को खत्म करके जो नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं वो आदर्श है। हम गांधी जी को आदर्शवादी कहते हैं, पर गांधी जी कह रहे हैं कि इस तरह की आदर्श बातों का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि पूंजी तो विद्यमान रहेगी, पूंजी की सार्थकता रहेगी। पूंजी और पूंजीपतियों को क्यों ना समाज कल्याण के लिए उपयोग किया जाए।
तो इसलिए वो कहते हैं कि इसका गलत उपयोग में बुराई है, पूंजी में बुराई नहीं है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो इस तरह से इसीलिए वो इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को रखते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस दिन प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। और इस कोटेशन में हम कह सकते हैं गांधी जी के समस्त जितने भी विचार हैं उनका मूल है, या कहेंगे जितने भी जो विचार हैं उनका निचोड़ है। जिस दिन प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रेम पर हावी हो जाएगी, यानी जब हम एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, मनुष्य मनुष्य में प्रेम हो जाएगा, किसी ऊंच नीच के आधार को छोड़ करके हम एक दूसरे के प्रेम में बंध जाएंगे, तो दुनिया में अमन आ जाएगा। उस दिन की बात वो करते हैं। और उस दिन की स्थापना किसी पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं हो सकती, किसी साम्यवादी व्यवस्था से नहीं हो सकती, या और भी किसी भी रूप में नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो पूंजी और श्रम में मेल करके, अमीर और गरीब में मेल करके। पूंजीपति जब तक श्रमिक के श्रम को महत्व नहीं देंगे, क्योंकि अंततः पूंजी की स्थापना के लिए पूंजी जितना ज़रूरी है, पूंजी जितनी ज़रूरी है उतना ही श्रमिक का श्रम भी। तो पूंजीपति अगर श्रमिक के श्रम को महत्व देना शुरू कर देंगे तो श्रमिक पूंजीपतियों के प्रति घृणा के भाव छोड़ देंगे। और क्या स्थापित हो जाएगी? प्रेम। समाज में किसकी स्थापना हो जाएगी? प्रेम की स्थापना हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि जिस दिन प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रेम पर हावी हो जाएगी, यानी अभी किसके प्रति प्रेम है? शक्ति के प्रति। ये शक्ति क्या है? ये राज्य की शक्ति है, ये पूंजी की शक्ति है, ये पूंजीपतियों की शक्ति है, ये धन की शक्ति है, ये सत्ता की शक्ति है। जब तक ये शक्ति रहेगी और ये शक्ति के प्रति हमारा प्रेम रहेगा, तब तक संघर्ष रहेंगे। और जब प्रेम शक्ति के ऊपर हावी हो जाएगा तो दुनिया में क्या आ जाएगा? दुनिया में शांति आ जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। तो गांधी जी के इस जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसका मूल भी यही है। गांधी जी यही बताना चाहते हैं, इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से मानवता की स्थापना करना चाहते हैं। मानव के अंदर जो मनुष्यता है उसको जगाना चाहते हैं। और कोई दो राय नहीं है, गांधी जी के इस सिद्धांत को वास्तव में अगर अमल किया जाए तो पूरी दुनिया में अमन आ सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।